जोहार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अकील डहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग 6th जेपीएससी यानी कि छठी जेपीएससी प्रारंभिक में पूछे गए प्रश्नों को फुल्ली एनालाइज करेंगे। इससे हमें यह आइडिया मिल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आने वाला एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। इस एग्ज़ाम में कुल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो 2 घंटा और फुल मार्क्स 200 मार्क्स का था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे? तो इसका आंसर होगा पाट मुंडा। कुंवर, लाल व करतो आदि प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुइंहरी पढ़ा पंचायत के अधिकारी थे। मुंडा के कई गांवों को मिलाकर बनाए गए पंचायत को पढ़ा पंचायत कहा जाता है। पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। मुंडा जनजातियों में प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है, जिसका प्रमुख मुंडा या हातू मुंडा कहलाता है। इस शासन व्यवस्था में पाट मुंडा नामक किसी अधिकारी। क्वेश्चन है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? इसका आंसर होगा 6000 रुपया। 1616 ईस्वी में कर न दे पाने के कारण छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुगल सम्राट जहांगीर ने 12 वर्ष के लिए ग्वालियर के किले में कैद कर रखा था। 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को 6000 रुपया वार्षिक कर देने की सहमति के आधार पर उसे दुर्जन साल को कैद से रिहा कर दिया गया। दुर्जन साल ने अपनी राजधानी द्वाइसा में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो इसका आंसर होगा बैगा। महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य बैगा ही संपन्न करता था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन होता है? इसका आंसर होगा परानिक। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में प्रत्येक गांव का प्रधान मांझी कहलाता है और गांव का उपप्रधान मांझी का उपप्रधान कहलाता है, जो परानिक होता है। और मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्य परानिक ही संभालता है। और मांझी के सचिव के रूप में जोग मांझी का कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज अधिकारी ने मंजूरी दिया था? इसका आंसर होगा थॉमस विल्किंसन। मुंडा मानकी व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए मंजूरी दिया था, क्योंकि उस समय कोल विद्रोह व्यापक पैमाने पर हुआ था। यह व्यवस्था झारखंड के कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में अपनाया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा पंचायती राज का समर्थन किया। खड़िया झारखंड के एक प्रमुख जनजाति है। इस जनजाति में प्रचलित पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है।
खड़िया जनजाति के लोगों द्वारा अपने समाज को संगठित करने और सशक्त बनाने एवं अपनी समस्या को समाधान हेतु अखिल भारतीय महासभा का गठन किया था, जिसे ढोकलो नाम से जाना जाता है। और ढोकलो के सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है, उसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो का अर्थ बैठक है और सोहर का अर्थ अध्यक्ष होता है। ढोकलो सोहर महासभा ने पंचायती राज चुनाव इलेक्शन का विरोध किया था, साथ ही जातीय प्रथा का समर्थन किया तथा मुंडा मान की व्यवस्था को भी स्वीकार किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? उस परिवार को भूइंहरस कहते हैं। जब उरांव छोटानागपुर में आ बसे तो हर कुल या परिवार के लोगों ने जंगल के किसी उपयुक्त भाग को साफ करके खेती योग्य भूमि बनाई। जंगल साफ कर खेत बनाने वाले इन आरंभिक परिवारों को भूइंहर कहा गया। भूइंहर का अर्थ भूमि का स्वामी होता है और उनकी भूमि को भूइंहर जमीन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? इसका आंसर होगा बढ़ई का काम करना। उरांव जनजाति में महतो से पहले धार्मिक प्रधान को बैगा ही कहा जाता है। बैगा ही प्रारंभिक काल में उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान का कार्य करता था तथा ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा बढ़ई का काम करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका आंसर होगा खेती। झारखंड में गैर आदिवासी समुदाय को सदान कहा जाता है। झारखंड में सदान का मुख्य व्यवसाय खेती करना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो इसका आंसर होगा असूरी भाषा। झारखंड के आदिवासी समुदाय से असूरी भाषा विलुप्त हो गया है, जबकि मुंडारी, कुड़ुक और खड़िया भाषाएं वर्तमान में झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से इसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे पशु रेडियो जैसे कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा तिलका मांझी। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव संथाल जनजाति के तिलका मांझी को है। तिलका मांझी, जिनका मूल नाम जबरा पहाड़िया है, ने संथाल क्षेत्रों में 1783 से 85 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। यह अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे। तिलका मांझी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध छापामार युद्ध का प्रयोग किया था तथा अपने तीर से अंग्रेज अधिकारी अगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। पहाड़िया सरदार जावरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में सहयोग किया और उन्हें 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद पेड़ से लटकाकर फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था। इसका आंसर होगा कुकुमो, जिसकी रचना बाल किशोर साहू के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हड़मावक आतो यह संथाली साहित्य का पहला उपन्यास है जो 1946 में लिखा गया था। इसके अलावा सी ऑप्शन में दिया महिला चेचे दाई, जिसका अर्थ है महिला अध्यापिका। यह संथाली साहित्य का दूसरा उपन्यास है जिसे ननकू सोरेन द्वारा लिखा गया था।
और प्रथम उपन्यास हड़मावा अतो आर्काटियस के द्वारा लिखा गया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, लागड़े क्या है? यह एक प्रकार का नृत्य है। लागड़े झारखंड के आदिवासियों से प्रचलित एक प्रकार का नृत्य है। यह नृत्य विभिन्न उत्सवों और पर्वों में महिला एवं पुरुष द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कजली कब गाया जाता है? इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु में। कजली या कजरी वास्तव में पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड में गाया जाने वाला एक गीत है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कजरी का शुद्ध रूप कजली है, जो वस्तुतः काजल से बना है, जिसका मतलब काला होता है। यह वर्षा ऋतु में घने काले बादलों को बरसाने हेतु संबोधित कर गाया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, टांगीनाथ केंद्र था। इसका आंसर होगा पशुपति संप्रदाय का। टांगीनाथ धाम झारखंड के गुमला जिले में घने जंगलों के बीच स्थित एक पशुपत संप्रदाय का एक सुप्रसिद्ध महत्वपूर्ण केंद्र है। एक मान्यता के अनुसार परशुराम भगवान का फरसा, जिन्हें स्थानीय भाषा में टांगी कहा जाता है, यहाँ जमीन में गड़ा हुआ मिला है। इसलिए इस धाम में आज भी परशुराम जी के पदचिन्ह मौजूद हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, घुमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो इसका आंसर होगा उरांव। घुमकुड़िया झारखंड के उरांव जनजाति का युवा गृह यानी कि सामाजिक संस्था है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। इसका आंसर होगा रणेंद्र। – 2014 में प्रकाशित गायब होता हुआ देश सुप्रसिद्ध उपन्यास के लेखक रणेंद्र हैं। यह उपन्यास एक प्रकार से आदिवासी जीवन और परंपराओं का गहन अध्ययन है। रणेंद्र की प्रथम रचना ग्लोबल गांव का देवता है, जिसे हिंदी साहित्य जगत में उन्हें उसी से पहचान मिली थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कोचे कड़म्बा नाटक के रचनाकार हैं। इसका आंसर होगा सोलेमान मुर्मू। कोचे कड़म्बा नाटक के रचनाकार सोलेमान मुर्मू हैं, जबकि नारायण सोरेन ने नियम की एक रचना की है। रघुनाथ मुर्मू ने संथाल भाषा का औलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरवाल वंशो धरोमपुथी के रचयिता हैं। इसका आंसर होगा मांझी रामदास टुडू। 1895 ईस्वी में प्रकाशित खेरवाल वंशो धरोमपुथी संथाली भाषा में लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है एवं इसके रचनाकार मांझी रामदास टुडू हैं, जिनका जन्म झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के ढालबू में हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। इसका आंसर होगा रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा हैं। इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने झारखंड के आदिवासियों की धार्मिक आस्थाओं एवं सांस्कृतिक मान्यताओं को उल्लेख किया था। यह पुस्तक झारखंड के आदिवासी समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यताओं आदि को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुई है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है किस साहित्यकार का जन्म शती 2016 में है? तो इसका आंसर होगा राधा कृष्ण। झारखंड से संबंध रखने वाले राधा कृष्ण हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन्होंने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपनी लेखनी की छाप छोड़ी है और उनके चर्चित उपन्यास में रूपांतर है। राधा कृष्ण के विषय में एक बार प्रेमचंद ने कहा था कि मैंने छोटानागपुर के कोयला खान से हीरा ढूंढ निकाला है। हाल ही में वर्ष 2016 में इनकी जन्मशती मनाई गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना हुई थी। इसका आंसर होगा 1926। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा झारखंड के धनबाद में की गई थी। वर्ष 2016 में इस संस्थान को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT का दर्जा दिया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है? इसका आंसर होगा बिहार विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके 1960 में बना है। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के अलावा भागलपुर विश्वविद्यालय भी 1960 में ही बना है, बिहार विश्वविद्यालय से कट के ही। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी। इसका आंसर होगा सोसाइटी ऑफ जीसस। XLRI अर्थात जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1949 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस द्वारा जमशेदपुर में की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। इसका आंसर होगा निक्की प्रधान। निक्की प्रधान झारखंड की प्रथम महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन्हें रियो ओलंपिक 2016 में 16 सदस्यीय भारतीय टीम में चुना गया था। यह झारखंड के खूंटी जिले की रहने वाली है और इस बार टोक्यो ओलंपिक जो इस बार होने वाला है इसमें भी निक्की प्रधान का ओलंपिक में चयन किया गया है। इसके साथ साथ निक्की प्रधान के साथ साथ सलीमा टेटे का भी ओलंपिक खेल में चयन किया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा दीपिका कुमारी। सन 2016 में झारखंड की विश्व प्रसिद्ध महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इन्हें वर्ष 2012 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह 2010 में दिल्ली में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में दीपिका ने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और इनके पति अतनु दास, इनका संबंध भी तीरंदाज से ही है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्र खेलों का शुभंकर छुआ था। इसका आंसर होगा शिशु हिरन। 34वें राष्ट्र खेल का शुभारंभ 12 फरवरी 2011 को झारखंड के रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुआ था। इस खेल का आयोजन रांची, जमशेदपुर और धनबाद में किया गया था। 26 फरवरी 2011 तक चले इस खेल में बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस खेल का शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था। इसमें झारखंड ने 33 स्वर्ण
और 26 रजत 34 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 5वां स्थान पर जगह बनाया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इसका आंसर होगा प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल झारखंड की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इन्होंने 48 वर्ष की उम्र में यह कारनामा करने वाली भारतीय महिला बनी हैं। ये 7 महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला है। भारत सरकार ने वर्ष 2013 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2013 में पद्मश्री से इसे सम्मानित किया था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जिले में अवस्थित है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो जिले में अवस्थित है और ये सेल के अधीन में कार्यरत है और ये सेल द्वारा इसकी देखरेख किया जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा खालिस्तान के तहत अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध की गई है। तो इसका आंसर होगा धारा 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को जनजाति का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह अधिनियम इस पारंपरिक धारणा को प्रतिपादित करता है कि जमीन किसी एक की संपत्ति न होकर कुटुंब या समाज की संपत्ति है। इस अधिनियम में 19 अध्याय तथा 271 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति के रैयत द्वारा अपनी जोत या उसके किसी भाग में अपने अधिकार का विक्रय, दान या किसी अन्य संविदा या करार द्वारा हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफ़र किसी भी हद तक विधिमान्य नहीं होगा, अर्थात ऐसे किसी अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय खालिस्तान वर्ष जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूलन कब्जे में रहे भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। सीएनटी एक्ट अच्छा से देखना पड़ेगा क्योंकि सीएनटी और एसपीटी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 46 के तहत बेदखली के समय खालिस्तान वर्ष जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। इसका आंसर होगा 12। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत बेदखली के समय 12 वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जों में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। सीएनटी और एसपीटी एक्ट दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छा से करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, इसे खालिस्तान कानून द्वारा डाला गया है। इसका आंसर होगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A जो अनुसूचित जनजातियों के गैर कानूनी रूप से अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र किए गए ज़मीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे पूरक अधिनियम के रूप में शामिल बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969 द्वारा डाला गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकटीदार को, इसका आंसर होगा पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुदकटीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भुईंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर होगा मुंडा को। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 भुईंहरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती के साथ कुछ काश्तकारी को जांचने, प्रबंध करने एवं पंजीकृत करने के उद्देश्य से 17 मार्च 1869 ईस्वी को अधिनियमित किया गया, जो 1 अप्रैल 1869 ईस्वी में प्रभावी हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत पद भुईंहरी रैयती की परिभाषा में भूत खेत को शामिल किया गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य है ऐसे गांव से हैं जहां कोई मुखिया ना हो। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी कि कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 1 अप्रैल 1949 को पारित हुआ था तथा 1 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ। इस अधिनियम में कुल 9 अध्याय व 72 धाराएं हैं तथा 2 अनुसूची हैं। इस अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 9 में खास ग्राम को परिभाषित किया गया है। धारा 2 और उपधारा 9 में खास ग्राम को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहां ना तो मूल रैयत हो और न ही उस समय के लिए कोई वहां का ग्राम प्रमुख हो। इस बात का विचार किए बिना कि ग्राम से पहले मूल रैयत अथवा ग्राम प्रमुख था या नहीं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव का मुखिया का पद है। इसका आंसर होगा अहस्तांतरणीय, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 9 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि गांव का मुखिया अर्थात ग्राम प्रधान का पद अहस्तांतरणीय यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल होगा। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के तहत जमीन को किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। तो इसका आंसर होगा 10, यानी कि धारा 10 के तहत इसे माना जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती का जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
47 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत किसी भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें खालिस्तान वर्ष तक कृषि न किया गया हो। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष तक, अगर 5 वर्ष तक कृषि नहीं किया गया हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत अगर कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, और रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत है। इसका आंसर होगा 70%। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। पचास नंबर क्वेश्चन है, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। इसका आंसर होगा ऊपर के सभी। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देय हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता प्राप्त हो, वह पट्टा अधिकार का मालिक हो। तो इस प्रकार ऊपर में दिए गए सभी को अगर मान्य प्राप्त है तब वो भूमि का स्वामी या भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास या पुनर्स्थापन अधिनियम 2000 के तहत उसे माना जाएगा। तो आज हम लोगों ने कुल 50 क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि अगले एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन व किस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।